हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट और न्यू चैप्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो चैप्टर है बेटा, बायो में पहले भी था 9th क्लास में, बट किसी कारणवश पहले डिडक्ट करवा दिया गया था, तो अब फिर से दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो है बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी हार्ड चैप्टर है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होती क्या है, ठीक है। एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एवोल्यूशन एक सिंपल सा मतलब होता है कि एक ओल्ड स्पीशीज धीरे धीरे चेंजेस के थ्रू न्यू स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है नी। कि जो पुरानी स्पीशीज हैं वो धीरे धीरे चेंजेस करके डेवलप होके न्यू स्पीशीज में कन्वर्ट हो जा रही हैं। जो ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं वो एवोल्यूशन है, ठीक है। यानी कि लोअर से हायर एडवांस में जाना वो एवोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर एवोल्यूशन के बाद आएगा ओरिजिन। ओरिजिन की बात करेंगे तो चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था, इसकी एक बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसने ओरिजिन की बात की गई थी, ठीक है। चीज की शुरुआत किस तरह से हुई वो ओरिजिन के अंदर है, ठीक है। तो इसकी कौन सी बुक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेंगे। अब क्लासिफिकेशन एक्चुअली में है क्या, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए, अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। यानी कि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करना उनकी सिमिलैरिटी और उनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये इसमें आ जाएगा। अब क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे सिंपल सी बात है कि इससे हमें स्टडी करने के लिए इजी हो जाता है, एवोल्यूशन को समझना इजी हो जाता है, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी हमें पता लग जाता है क्लासिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप इस तरफ यहाँ पे जो ट्राइंगल बना हुआ है इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये एक तरह से हमें ये दर्शा रहा है कि किस किस कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई। तो लेवल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो होता है दैट इज किंगडम, ठीक है। कौन सी किंगडम में ऑर्गेनिज्म आती है, ठीक है। फिर आता है फाइलम, फिर आता है उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, जीन, और इसके बाद लास्ट में आता है स्पीशीज, ठीक है जी। अगर स्पीशीज की बात करूं तो बेसिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, उनको हम स्पीशीज में काउंट करेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया बेटा। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स की। अगर ये समझ लिया तो पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। सबसे पहले पिलर की बात करेंगे दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसमें क्या है, यहां ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो वो जनरली सिंपल और प्रिमिटिव होते हैं, इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। जबकि ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक जो है काफी एडवांस सेल होते हैं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास पिलर है दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स, जो कि एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर अगर मैं करूं तो उसमें अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस। जैसे हम लोग जो है हम जो ह्यूमंस हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि हमारे अंदर ब्रेन सेल्स हैं, लिवर के अलग सेल्स हैं, हार्ट के कार्डियक सेल्स हैं, है ना। अलग अलग अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होता है। थर्ड पिलर की अगर मैं बात करूं दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको 2 याद रखने हैं, ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ। ऑटोट्रोफ वो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और हेट्रोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इनकी ये फर्दर कैटेगरीज होगी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के 3 पिलर्स आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन के सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम पर। रॉबर्ट एच वाइटकेगर ने 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन दी थी 1959 में, ठीक है जी। बेसिकली इसमें क्या था, एक ये फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। तो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में बांटा गया था यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी थी, मुनेरा, प्रोटिस्टा, एनमीलिया, प्लांटी एंड फंगी, ठीक है। ये 5 कैटेगरीज में बांटा गया था। पर कैसे बांटा गया, सबसे पहले उसने देखा जो ऑर्गेनिज्म है अगर तो वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो वो मुनेरा में काउंट हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक नहीं है, अगर वो यूकैरियोटिक है और वो यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक के साथ क्या ऐड कर दिया, यूनिसेलुलर, तो वो क्या बन जाएगी, प्रोटिस्टा के अंदर काउंट करेंगे उसको, ठीक है। और अगर प्रोकैरियोटिक के साथ वो मल्टी सेलुलर है तो उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में बांटा गया। अगर वो विद सेल वॉल है तो वो प्लांटे में काउंट होगी, ठीक है। और विदाउट सेल वॉल होगी सॉरी, और मल्टी सेलुलर होगी तो वो एनिमिलिया में काउंट करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर विद सेल है, मल्टी सेलुलर है, विद सेल है, यूकैरियोटिक है, तो वो हेट्रो यानी कि इसमें टाइप करेंगे फंगी में, ठीक है। हेट्रो में नहीं, फंगी में काउंट करेंगे, ठीक है। जो प्लांटी होते हैं वो आपको पता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक फोटोट्रॉफिक एक ही बात है। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमिलिया जो होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये इसके साथ आएगा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर अच्छे से समझ लेनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं माइक्रो किंगडम्स की, यानी कि छोटे ऑर्गेनिजम्स
वाले किंगडम्स, ठीक है, जिसके मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी। तो सबसे पहले मोनेरा की बात करेंगे। इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो जनरली प्रोकैरियोटिक होती हैं। कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक। और यानी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? यानी कि इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो प्रॉपर न्यूक्लियस ना होना यानी कि मोनेरा में आना। ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बनती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल से बना हुआ, जो अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है। न्यूट्रिशन के लिए खुद पे ही निर्भर करता है। कभी कभी कोई कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी और पे निर्भर कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है साइनोबैक्टीरिया, वो आप याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है जनरली यूकैरियोटिक सेल से बनता है, ये भी यूनिसेलुलर ही होता है, ठीक है। और खाने के लिए ये ऑटो और हेटेरो दोनों हो सकता है, ठीक है। यानी कि अपने आप खाना मतलब प्रिपेयर कर सकता है और खाने के लिए दूसरों पे भी निर्भर कर सकता है। मोटाइल होगा यानी कि ये मूव करेगा, सीलिया और स्यूडोपोडिया आर्म्स के थ्रू ये मूव कर सकता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल में आ जाएगा अमीबा एंड पैरामीशियम। फिर हम बात करेंगे थर्ड माइक्रो किंगडम की, वो है फंगी। फंगी जनरली यूकैरियोटिक सेल से बनती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब जिनका जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर डेवलप होता है, ठीक है। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि मशरूम, ग्रीन मोल्ड्स, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। और ये खाने के लिए सेप्रोफिटिक हैं, यानी कि डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, या फिर ये पैरासिटिक और सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर भी आते हैं। पैरासिटिक यानी कि जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे निर्भर करता है फॉर देयर फूड। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है कि वो जैसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, दूसरी उसको फूड प्रोवाइड कर रही है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। चिटिन सेल वॉल, ठीक है। मशरूम, ग्रीन मोल्ड्स इसकी एग्जांपल हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। अब हमने माइक्रो किंगडम्स पढ़ लिए हैं, अब हम थोड़े से लार्ज किंगडम्स की बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहला जो किंगडम होगा दैट इज प्लांटे। तो प्लांटे की अगर मैं बात करूं, प्लांटे का मतलब होता है यहाँ पे प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स का किंगडम। इसको समझना बहुत ईजी है, अगर आप फ्लो चार्ट्स फॉलो करते रहो मेरे साथ साथ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो बेसिक फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो प्लांट्स जो होते हैं जनरली यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद जो है वो बनाते हैं विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करें अगर वेस्कुलर टिश्यूज की, तो प्लांट्स में एक स्पेशल सिस्टम होता है वेस्कुलर टिश्यूज का। इसमें दो पार्ट्स होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम वो टिश्यूज होते हैं जो जनरली प्लांट्स के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फ्लोएम्स वो टिश्यू होते हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है बेटा। अब क्लासिफिकेशन वाले फ्लो चार्ट पे आ जाओ, यानी कि इस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो ये जो प्लांट किंगडम है ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप अगर देखूं मैं, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखते हैं क्या प्लांट्स में प्रॉपर बॉडी पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीव्स होते हैं या नहीं होते, ठीक है। अगर नहीं है तो वो थैलोफाइट में आते हैं, ठीक है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन में आ जाएगी, थैलोफाइट कौन से हो गए बेटा? थैलोफाइट वो हो गए जिनके अंदर क्या क्या नहीं होता, कौन कौन से प्रॉपर बॉडी पार्ट्स नहीं होते, रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते, ठीक है। वो सारे थैलोफाइट्स में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स जिनमें नहीं होंगे वो कौन से होंगे? थैलोफाइट्स होंगे। और अगर डिफरेंशिएटेड यानी कि जिनमें रूट, स्टेम, लीव्स होते हैं, तो उनको किस कैटेगरीज में बांटा जाएगा उनको देखेंगे हम आगे, ठीक है। उनको वेस्कुलर टिश्यूज, हैज अ वेस्कुलर टिश्यू, क्या उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू है या नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो उसको ब्रायोफाइटा में काउंट करेंगे, और अगर है तो उसको फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा गया, क्या वो सीड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते। तो अगर तो वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो इसमें काउंट करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो इसमें काउंट करेंगे, ठीक है, प्रेटिडोफाइटम, ठीक है। अगर करते हैं तो बेटा सीड इनसाइड द फ्रूट है या आउटसाइड द फ्रूट है ये भी देखना पड़ेगा। तो अगर सीड इनसाइड द फ्रूट है तो हम उसको एंजियोस्पर्म में काउंट करेंगे, और अगर सीड आउटसाइड द फ्रूट है तो उसको हम जिम्नोस्पर्म में काउंट करेंगे। तो इस तरह से प्लांटिया को कैटेगराइज यानी कि क्लासिफाई किया गया था। आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवीजन ले लें फटाफट। सबसे फर्स्ट कैटेगरी थी डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स, यानी कि उसके डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट कौन कौन से हमने काउंट किए हैं। इसमें आ जाएगा आपका रूट्स, स्टेम और लीव्स। अगर तो इनके जिस भी प्लांट के रूट, स्टेम, लीव्स प्रॉपर से डिफरेंशिएटेड नहीं है तो उसको हम थैलोफाइट्स में काउंट करेंगे, ठीक है। और अगर है तो फिर हम देखेंगे कि क्या उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। तो अगर है तो ठीक, नहीं तो हम उसको बोल देंगे ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा में काउंट कर लेंगे। और अगर हैं तो फिर हम फर्दर एक और चीज चेक करेंगे, क्या वो सीड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते तो उसको हम पेट्रिडोफाइट्स बोल देंगे, ठीक है। अगर करते हैं तो उसको फर्दर कैटेगरी में चेक करेंगे